तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ARO परीक्षा के लिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करेंगे डिस्कस। तो कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल सही सही दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश किसको मिला था? तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के द्वारा सिक्किम को, यानी कि विकल्प ए आपका उत्तर हो जाएगा, तो सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत संघ में प्रवेश दिया गया। और इस तरह से यह एक एकलौता एग्जाम्पल है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्गत होना आवश्यक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, 1 माह के अंदर, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने के दिन से 1 माह के भीतर, और मतलब ये होता है कि 1 माह के भीतर संसद के विशिष्ट बहुमत से इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद की स्वीकृति मिल जाने के बाद राष्ट्रीय आपात एक बार में अधिक से अधिक 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 6 महीने के लिए होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर बताओ। और इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन मतलब बी होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जनहित याचिका, जिसको आप PIL कहते हैं, ये कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है ये कहाँ पर लगती है? तो देखो, ये उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह इसे पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32, याद रखना है इसको, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जनहित याचिका जो है ये पेश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बलवंत राय मेहता समिति। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। और कब हुआ था ये? 1956 में हुआ था, 1956 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 24। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वह प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे GV मावलंकर। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध 18 दिसंबर 1954 में 18 दिसंबर 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कब तक? तो 6 माह के अंदर। ठीक है, और राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, राज्य विधानसभा जो होती है ये किसमें पार्टिसिपेट करती है? ये भारत के राष्ट्रपति के, विकल्प ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? जो संघीय बजट होते हैं उसमें कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम व्यय और पूंजी व्यय। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसको आप गेस करिए। देखिए, मैं थोड़ी देर समय आपको देता हूं ताकि आप इसका उत्तर गेस कर पाएँ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प सी, ये रेवेन्यू व्यय जो होता है ये सबसे अधिक होता है भारत में संघीय बजट में। और राजस्व को बजट में गैर विकासात्मक व्यय और विकासात्मक व्यय के रूप में विभाजित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? जो प्रतिदीप्त नली होती है उसमें सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी होती है? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 11 का
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखो ए बी तो नहीं है, तो सी हो सकता है क्या, सी देखते हैं। तो सी, हाँ सी सही है, पारा, वाष्प और आर्गन। ठीक है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जो जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका उत्तर होता है कि शीतकाल में झीलों के जल का जो ऊपरी भाग होता है वो जम जाता है, परंतु निचले तल में जो जल का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं जाता है। और आप जानते हैं कि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है और जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो आसानी से जीवित रह पाते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, और ये वजह होती है कि जो जीव जंतु हैं वो मरते नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प, बताओ कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी, वन जीव सुरक्षा। ठीक है। जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, इनका पारिस्थितिकी से संबंध है, लेकिन वन जीव सुरक्षा से इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो ये आपको पता ही होगा, यूकेलिप्टस है, विकल्प डी इसका सही होता है। ठीक है। और पेयजल में जो संख्या प्रदूषक है वो कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, आर्सेनिक। ठीक है। तो जो आर्सेनिक है सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, जो नोबल गैसें हैं उसमें कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा व्याख्या आप इसको समझिए कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन जो है ये 78.03% के आसपास होती है सबसे अधिक। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, ये बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी 20.99 आप मान लो कि % के आसपास रहती है। इसके अलावा ऑर्गन गैस है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन भी शामिल है। तो यहाँ पर देखो जो रेडॉन है, रेडॉन ये जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में रेडॉन जो है शामिल नहीं होती है, तो विकल्प सी इसका सही है। बाकी सब हीलियम मिलेगी आपको, ऑर्गन मिलेगा, नियॉन भी मिलेगा, रेडॉन नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन होगा कि फसल लॉगिंग विधि क्या है, तो फसल लॉगिंग विधि क्या होती है, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताएं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल की नाइट्रोजन का मृदा में अस्थायी अकार्बनिक तथा कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर दिया जाता है। सोयाबीन जो कि लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, इसकी जड़ों में राइजोबियम जैवेनिकम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम जैवेनिकम नामक जो बैक्टीरिया होता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन होगा कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो काफ़ी लंबे समय से इसका जो उत्तर है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। और सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सोयाबीन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है उसका नाम होता है राइजोबियम जैवेनिकम। तो राइजोबियम जैवेनिकम ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और जोजिला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है। तो लिपुलेख तो आपको मिलेगा उत्तराखंड में मिलेगा ना, तो ये आपका जो सही सम्मिलित नहीं है। बाकी सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला ये सिक्किम में है, और जोजिला ये जम्मू और कश्मीर में है। तो बाकी सब सुमेलित हैं, लेकिन लिपुलेख उत्तराखंड में है। अब दर्रों के बारे में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इस पर एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर एक बार दोबारा से देख लेना। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की जो खेती है उसके लिए जो रेगुर मिट्टी होती है ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रेगुर मिट्टी मतलब इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। और काली मिट्टी
ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती है, वहीं पर कपास का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक किसकी है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा कुडानुकुलम की, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, याद रखना इसको। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि भारत में स्थापित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम कुडानुकुलम की है। कितनी है इसकी? तो ये 1000 मेगावाट है। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ये भी जान लो। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मतलब मूंगफली का उत्पादन का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कम खेती होती है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो ये जवाब हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ हो जाएगा ना, विकल्प डी इसका सही है। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। और भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो जो जलप्रपात हैं यहाँ पर दिए गए हैं, धुआंधार, क्या है, नोखली कई, इसको नोआखाई भी कहते हैं, दूध सागर और लैंडसिंग प्रपात। तो इसमें कौन सा गोवा में स्थित है? तो देखो यहाँ पर दूध सागर जो मिलेगा ये आपको गोवा में मिलेगा। ठीक है, लैंडसिंग प्रपात कहाँ पर मिलेगा? लैंडसिंग ये आपको कहाँ पर मिलता है? मेघालय में मिलता है। आपको मेघालय जाना होगा तब मिलेगा आपको लैंडसिंग प्रपात। धुआंधार बताओ, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और नोआखाई ये मिलेगा आपको चेरापूंजी में, मेघालय में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि मोवेन क्या होता है? मोवेन, ठीक है, तो मोवेन क्या होता है? तो देखो ये जो है नासा का एक मंगलयान था, तो ये 2013 में छोड़ा गया था, तो आपको याद होगा इसके बारे में। विकल्प डी सही है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे? तो जो पेड़ की आयु का पता है वो आप लगा सकते हैं, कैसे ये बताना है आपको। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया? किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में? तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है, ये प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सौर सेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती हैं। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टेइक सोलर सेलों द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आ गया है, दो सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। इनको आपस में आपको मैच कराना है। कूट की सहायता से आपको इसका उत्तर जो है वो चुनना है। तो इसका जो सही कूट होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 29 का, तो ए का जो पहला ही सही हो जाएगा, उच्च वेग को मापा जाता है मैक में। ठीक है, उसके बाद फिर बी का देखते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ये भी सही है। दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है ये बताओ, दाब का मात्रक, तो ये पास्कल ही होता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, A1, B2, C3 और D4। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? जो भूमंडलीय ऊष्मन है मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी आशंका किसकी बढ़ी हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो आपको पता ही होगा इसका उत्तर क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में प्रश्न है तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प डी। और जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब क्या होता है? अब पृथ्वी पर मान लेते हैं किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है, उसे आप कहाँ ले जाते हैं? मून पर ले जाते हैं, मून। तब उसका वेट क्या हो जाएगा? 6 का 1/6 मतलब 1 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू है वो चांद पर जो जी की वैल्यू है पृथ्वी की 1/6 होती है ना, तो उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार जो है घट जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार घट जाएगा। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अब ये प्रश्न तो बिल्कुल रट लेना आप, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्च 21 को। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को कहते क्या है? इस स्थिति को कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। डीएनए फिंगरप्रिंट जो केंद्र है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, ये आपको पता ही होगा, हैदराबाद में है। विकल्प डी इसका करेक्ट है 33 का, ठीक है। तो इसके बाद 34 पे आते हैं। वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो क्या करती है? पराबैंगनी किरणों में, यानी कि जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। एक छतरी के जैसे काम करती है ओजोन परत, तो आप जानते ही हैं। और निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निम्नतापी इंजन का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? तो इनको क्रायोजेनिक इंजन्स कहते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो भूस्थैतिक या भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण या ESLV और लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों में तीसरे और उसके बाद के चरण में प्रयोग में लाया जाता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, रॉकेटों में इसका प्रयोग होता है, निम्नतापी इंजनों का, क्रायोजेनिक इंजन्स। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विकल्प इसका जो है क्या होगा? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 36 का सही जवाब। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा? डी सही हो जाएगा। AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो देखो प्रश्न क्या है यहाँ पर, इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का क्रोमियम, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम होती है। Cr इसका इंडिकेशन होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है। इसमें जो आयरन होता है Fe, ये कितने परसेंट होता है? ये सबसे अधिक होता है, 89.4% होता है। देन आफ्टर इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम की मात्रा इसमें लगभग 10% होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज होता है, मैग्नीज, ठीक है। और ये कितना होता है? 0.35% ही होता है ये। और कार्बन भी होता है, कितना होता है? लगभग 25%, 2.5%, 25 नहीं होगा, 2.5 होगा, ठीक है। तो इतनी मात्रा में ये पाए जाते हैं। ये बताओ कि BMD क्या? BMD परीक्षण जो होता है ये किस लिए किया जाता है? 38। तो फ्रेंड्स जो BMD का परीक्षण होता है ये अस्थिरंद्रता के लिए होता है। मतलब जब हड्डियां जो होती हैं खोखली होने लगती हैं तो उनको जांचा जाता है BMD टेस्ट से। सेब फल का जो रस होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि ये बड़े, मतलब क्या होता है इसमें, सेब का जो फल होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो सेब का जो पोटेशियम होता है, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पोटेशियम और फास्फोरस। तो सेब का पोटेशियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत होने के कारण हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। सेब में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन B कॉम्प्लेक्स आदि खनिज पाए जाते हैं। तो सेब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इबोला क्या है? तो आपको पता ही है कि इबोला एक वायरस होता है, ठीक है, प्राणघातक विषाणु। तो विकल्प इसका जो बी है वो करेक्ट है। और मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान कैसे की जाती है? मानव शरीर के जो भीतरी भाग होते हैं उसमें कार्डियोग्राफी की जाती है। विकल्प ए सही है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो एंडोस्कोपी की जाती है। एक्चुअली कार्डियोग्राफी तो होती है, ये हृदय रोगों के लिए होती है ना, तो कार्डियोग्राफ नहीं होता है। हृदय की जांच जो होती है कार्डियोग्राफ में की जाती है। एंडोस्कोप यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। 41 का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, एंडोस्कोपी से। तो एंडोस्कोपी क्या करता है फ्रेंड्स? तो मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की जांच की जाती है। यह यंत्र पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर जायरोस्कोप के बारे में बात करें तब जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप जो होता है ये कोणीय गति के माप के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कोणीय गति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर जो है उससे क्या मापा जाता है ये बताना है आपको, और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए,
प्रकाश के चमकीलेपन की जो क्षमता होती है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है फोनोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 है ना क्वेश्चन नंबर, तो 43 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अनाईमुड़ी। ठीक है, तो पालनी पहाड़ियों में स्थित है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी जो शिखर है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो आला है उसकी जो संकल्पना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 है ना, तो कुल मिला के 50 प्रश्न करेंगे हम। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनेल्स। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पर? झूमिंग जो खेती होती है, झूम विधि सबसे अधिक प्रयोग में कहाँ पर लाई जाती है? 44, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आसाम में। ठीक है, विकल्प ए सही है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वो कौन सा है? 46। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, धारवाड़ तंत्र। और कौन घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है? कौन जो है घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है? पिग्मी जो होते हैं, बाकी कजाक, लैप और मसाई ये सब घुमक्कड़ चरवाहे हैं। यहाँ पर देखो सूची आ गई है, इसको आपको मैच कराना है। 48 है तो इसको आपको मैच कराना होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। केंद्र और उद्योग दिए गए हैं तो उस मुताबिक आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो देखते हैं, ए का तो पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात के लिए होता है, बी का क्या हो जाएगा? संघाई जो है वो सूती वस्त्र के लिए होगा, सी का क्या हो जाएगा? डुंडी जूट वस्त्र के लिए, और लेनिनग्राड में क्या होता है? पोत निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है वो करेक्ट है। और संसार में सबसे अधिक जो नगरीकृत देश हैं वो कहाँ पर हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? 49, सही जवाब इसका हो जाएगा सिंगापुर। और 50वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, बाकी प्रश्न हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न होगा कि निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 50 का सही जवाब आपको बताना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये गलत है। दूध का जो अग्रणी उत्पादक है कौन सा देश है? ये कमेंट करके बताओ आप। और ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आपने सही किए आप बताइए। और रोज़ शाम को आपको एक टेस्ट मिला करेगा जब तक परीक्षा नहीं होती है RO की। तो चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।